भारत के इंफोटेनमेंट यूट्यूबर्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आर्ग्यू करूंगा कि क्यों हमें पहली बात एजुकेशनल यूट्यूबर्स को देखना थोड़ा कम कर देना चाहिए और दूसरी बात क्यों हमें बहुत इंटेंशनली ये सिलेक्ट करना चाहिए कि हम किन एजुकेशनल यूट्यूबर्स को देख रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आप हर बात से सहमत ना हो, पर मुझे लगता है इस पर एटलीस्ट डिस्कशन तो होना ही चाहिए। शुरू करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। सबसे मैं कहूँगा बिगेस्ट ग्राइप मेरी यही है कि कोई भी यूट्यूबर लिटरली किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहा है। एक दिन एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट पर वीडियो बना रहा है, दूसरे दिन चाइना के मिलिट्री ऑपरेशंस पे और अगले दिन इंडिया की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर। ऑब्वियसली ये लोग इन सब्जेक्ट्स पर एक्सपर्ट तो हैं नहीं और एक्चुअली होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली किसी टॉपिक के बारे में पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट है, बेसिकली वो उस टॉपिक पर एजुकेटेड है, तो वो क्रिएटर भी अच्छे और इंसाइटफुल वीडियोस बना सकता है। पर आप सोच करके देखिए, क्या हमारे एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स हर टॉपिक पर इतने एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि वो एकदम ही अलग अलग फील्ड के बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर हर हफ्ते एक वीडियो बना सके? मैं कहूँगा नहीं। और अगर उनकी रिसर्च टीम को भी ऐड कर दो तो भी जिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, जिस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वो अचीव नहीं हो पा रही है। इस बात के कई एग्जाम्पल्स हैं। हाल ही में मेरे सामने मोहक मंगल का ये वीडियो आया। अब मुझे न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है तो मैंने उसे देखा और उसमें उन्होंने ये बोला। पहली चीज है कि मीट में सारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि कई वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में लाइसिन्स जैसे जरूरी अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। इस गलती का लेवल बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। सच ये है कि हर प्लांट में सारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं हर एक पौधे में, बस वो थोड़ी कम ज़्यादा मात्रा में होता है। तो स्क्रीन पे रेड क्रॉस दिखाना और ये बोलना कि वो मिसिंग है, ये काफ़ी बेसिक लेवल की गलती है। इस एग्जाम्पल की मैंने पहले भी बात की है और वो बात मैंने की थी अपने उस वीडियो में जिसमें मैं गौरव ठाकुर के वेज और नॉन वेज वाले वीडियो पर रिस्पॉन्ड कर रहा था ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे आउट एंड आउट न्यूट्रिशन पर वीडियोस बनाना चाहिए, जाके कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ को पढ़ना, उसमें घुसना, उसके मतलब निकालना और लोगों को कंक्लूजन्स देना। मुझे नहीं लगता वो मेरा काम है। आई डोंट हैव दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। लेकिन गौरव ठाकुर का वो वीडियो बहुत ही हेस्टी जनरलाइजेशन से भरा हुआ था, तो ना केवल मुझे उस पर एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाना पड़ा, बल्कि अपने रिस्पॉन्स वीडियो में मुझे ये तक बोलना पड़ गया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी खुद की दिखाई जा रही स्टडी ये बोल रही है। पढ़ तो लो यार उसको एक बार। इसी तरह आप देखोगे तो ध्रुव राठी ने रिलीजन पर वीडियोस बनाए हैं जिसपे 18 मिलियन व्यूज हैं। बेसिकली ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि देखो मूर्ति पूजा इतना भी कोई बड़ा हराम नहीं है इस्लाम में, पर इस बात से खुद इस्लामिक स्कॉलर्स ही सहमत नहीं है। ये हरकत इसने नहीं इस पूरी वीडियो में की, इसके ऊपर मैं ऐसे सलूट करता हूं। ये इंतहाई जलील हरकत है, झूठ बांधना है मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान किसी किस्म की भी बुत परस्ती को जायज नहीं समझता है। लेकिन आप उस वीडियो को अगर देखोगे तो आपको एक सेकंड को लगेगा कि जैसे ध्रुव खुद एक स्कॉलर हैं। उस टॉपिक की भयानक कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करते हुए 26 मिनट में सभी अब्राहमिक रिलीजन्स पर वीडियो है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्लेम्स हैं। अच्छा, एक फाइनल एग्जांपल एनवायरनमेंट का ले लेते हैं। ये भी उन टॉपिक्स में से जो मैं कवर करता हूँ। जैसे ही धरती को बचाने की बात होती है, सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता होगा? पेड़ लगा दो, राइट? पर सच ये है कि पेड़ लगाना आज की तारीख में पृथ्वी बचाने का सोल्यूशन नहीं है। उसका प्रभाव इतना कम है कि उसको वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जानी चाहिए जो हम देते हैं। शहरी इलाकों में पेड़ लगाने की इम्पोर्टेंस है, उससे गर्मी कम होती है, पर लाख करोड़ पेड़ लगा करके पृथ्वी बचाने का जो हमारा सपना है वो सच नहीं है। पर क्या ये बात, ये फैक्चुअल इनसाइट हमें हमारे एजुकेशनल क्रिएटर्स से मिल रही है? नहीं। वो पेड़ लगाने को ही लगातार प्रमोट कर रहे हैं जैसे वो ग्लोबल वार्मिंग की पूरी समस्या का ही समाधान हो। लेकिन हमें विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बिना जन्म ही नहीं लेता। ये है पेड़, आम के पेड़, और हम आपके साथ मिलकर इस गर्मी के मौसम में 1 लाख पेड़ लगाना चाहते हैं। अगेन, मुझे पेड़ लगाने से कोई दिक्कत नहीं है और सुनने में मेरी बातें अजीब लग सकती हैं। अब मेरे आर्ग्यूमेंट को पूरी रिसर्च वगैरह के साथ समझने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने इस बारे में डिटेल में बात की है। ध्यान देने वाली बात है कि मैं एजुकेशनल कंटेंट ना के बराबर देखता हूँ। ये वीडियोस मैंने इसलिए देखे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इनमें, इन टॉपिक्स में, और उन्हीं में मुझे ऐसी गलतियां देखने को मिली। अब सोचो यूट्यूब पर इंफोटेनमेंट वीडियोज़ की लाइब्रेरी कितनी ज़्यादा बड़ी है। इन उदाहरणों से मेरा पॉइंट यह है कि जब कोई क्रिएटर हर नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा है
तो आप उससे बहुत गहराई की उम्मीद नहीं कर सकते। आमतौर पर आपको वही गूगल सर्च करके 3-4 आर्टिकल्स पढ़ के लिखी हुई स्क्रिप्ट मिलेगी। हर टॉपिक पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर क्रिएटर का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो क्रिएटर कुछ नया, कुछ इंसाइटफुल या कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता है। पर ये जो चीज़ है जनरलाइज्ड कंटेंट की, ये बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी एनिमल्स, एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस से। उसके बाद मैंने थोड़ी सोशल और कल्चरल कमेंट्री ऐड की है, जैसे ये वीडियो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जियोपॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स, रिलीजन, इकोनॉमी, हर चीज़ पे ही वीडियो बना दूं। और यही चीज़ हमारे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं कर सकते ना। वेल, कर सकते हैं। एक ही यूट्यूबर अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना सकता है, पर मेरे देखिए उसकी 2 बड़ी कंडीशंस हैं, जिनके आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हर एक टॉपिक पर कंटेंट बनाने की इस होड़ का रिजल्ट ये होता है कि जब भी भारत या दुनिया भर में कोई भी घटना घटती है, तो हमारे सभी इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स सेम वही कुकी कटर वीडियोस बना देते हैं। कुकी कटर होता है मेटल का एक शेप जिससे आप कुकीज़ को काटते हो। उससे आप कितनी ही कुकीज़ काटो, सब एक जैसी होंगी। यही बात भारत के इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स के बारे में भी कही जा सकती है काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले रहे एक दूसरे से, लगभग सभी मोरलेस एक ही चीज़ बोल रहे होते जब भी कोई नई घटना घटती है। और अभी अभी एक नया शुरू हुआ है। हर साल हमारे सभी इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स आते हैं अप्रैल मई के महीने में, और हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज और गर्मी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले जाते हैं। नुआंसेस नहीं चाहिए कि किन जगहों पे सरकार अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ बुरा कर रही है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पिछली सरकारों ने किया, क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब नहीं। प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है वाला एटीट्यूड बताता है कि हमारे इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स कभी कभार थोड़ा रियलिटी से दूर चले जाते हैं। मुझे ध्रुव राठी के व्हाट इफ आई बिकम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इस वीडियो पर श्वेताब गंगवार का रिएक्शन वीडियो रिकमेंड हुआ था। मेरे देखे वो 1 घंटे का वीडियो क्रिटिकल थिंकिंग में एक मास्टर क्लास है। श्वेताब खुद कोई एक्सपर्ट नहीं है उन अलग अलग फील्ड्स में जिनकी वीडियो में बात हुई है, लेकिन बस थोड़ी सी ही क्रिटिकल थिंकिंग से पता चलता है कि ध्रुव के हर सॉल्यूशन में कितने वेरिएबल्स और कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिन्हें ध्रुव ने अपने ओरिजिनल वीडियो में बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया था। 80 वेरिएबल्स जब वो गिनाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो तुम अभी जो इमेजिन गाने में हम जो खेल गए हैं कि इसको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये वैसी सोल्यूशन है जैसे कि हम 5 लोग चाय पी रहे हैं और हम चाय में तू प्राइम मिनिस्टर बन जा, तू फाइनेंस मिनिस्टर बन जा, तू ये बन जा, तू होम मिनिस्ट्री है, तू कैसे सॉल्व। और हमने उस दिन 1 घंटे में पूरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट वो चाय पी रहे थे ना, रियलिटी में तो नहीं हुआ ना। इस सब का रिजल्ट ये होता है कि भारत की यूट्यूब ऑडियंस वही ओवर सिंप्लीफाइड कुकी कटर वीडियोस देखती है। नए पर्सपेक्टिव्स, एक्चुअल उस फील्ड के एक्सपर्ट्स और नुआंस्ड बातों के लिए जगह कम बचती है। गलत मत समझना, ऑब्वियसली अगर कोई घटना हुई है तो उसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन की हमें ज़रूरत है। और इस देश में जब तक बड़े लेवल पर पब्लिक आउटरीच नहीं होता, ट्विटर पे 3-4 कैंपेन्स नहीं चले जाते, कोई घटना वायरल नहीं हो जाती, तब तक उसको हमारी सरकारें भी उतना सीरियसली नहीं लेती हैं। तो वहाँ पर इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स का एक रोल हो सकता है उस मुद्दे को एम्पलीफाई करने में, बड़ा बनाने में। उन स्पेसिफिक केसेस में शायद इन कुकी कटर वीडियोस की भी जगह हो सकती है। सच कहूँ तो इस बारे में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे देखे एक ही इन्फ्लुएंसर कई टॉपिक्स पर भी वीडियोस बना सकता है। उसकी कंडीशन ये है कि पहला तो प्रेजेंटेशन का स्टाइल एक्सप्लोर करने वाला हो, ऑडियंस को पता चल जाए कि आप भी उस टॉपिक को एक्सप्लोर ही करके वीडियो बना रहे हो। आमतौर पर हमारे इंफोटेनमेंट यूट्यूबर्स का बोलने का तरीका ही ये नहीं होता कि हम उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं या इस पर भी मैं अपनी कॉमेंट्री दे रहा हूँ। बोलने का तरीका ही एक्सपर्ट वाला होता है। मुझे पता है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा, फुल कॉन्फिडेंस। और दूसरी कंडीशन, एक्चुअल फील्ड एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना, उनसे बात करना, उन्हें अपने वीडियोस में फीचर करना, उनकी कही बातों पर आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना। वो चीज़ होती है जब आप 10 अलग अलग टॉपिक्स पर भी वीडियोस बना सकते हो। जैसे वॉक्स एक अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट है जिनका 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ एक यूट्यूब चैनल है। चैनल पर वो पॉलिटिक्स, पॉलिसी, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और भी दूसरे टॉपिक्स कवर करता है। उनके लगभग हर वीडियो में आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट मिल ही जाएगा। कभी लॉयर होगा, कभी कोई एक्टिविस्ट, कोई रिसर्चर, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं है कि वॉक्स कोई बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है तो उनके पास रिसोर्सेज हैं ये सब करने के। मेरे देखे बात रिसोर्सेज की कम और नीयत की ज़्यादा है। 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे।
लेकिन कई एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें उस मुद्दे के बारे में आपसे और मुझसे कहीं ज़्यादा पता है। तो जिन लोगों ने इंफोटेनमेंट की फील्ड को डोमिनेट कर रखा है उनके पास भी पर्याप्त रिसोर्सेज हैं ये चीज़ करने के, लेकिन हमारे इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स शायद उस बात को चुपचाप स्वीकार करते दिखाई नहीं देते कि भाई हम एक्सपर्ट नहीं हैं और इसलिए हम इस फलाने एक्सपर्ट या ग्राउंड रियलिटी जिस व्यक्ति को पता है उस पर भरोसा करेंगे, या कम से कम उस व्यक्ति की रिसर्च का, उसकी फाइंडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हो सकता है आप ये कहो कि भाई एक्सपर्ट्स को बुलाने के लिए ही तो पॉडकास्ट होते हैं, पॉडकास्ट में 1 घंटे तक वो एक्सपर्ट ही तो बात करता है। एक्चुअली पॉडकास्ट की एजुकेशनल वैल्यू मैं नहीं कहूँगा बुरी है, पर वो एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। कोई न्यूट्रिशनिस्ट आकर के कुछ भी क्लेम्स कर सकता है घंटे भर में, आपने सुना ही होगा, आपको पता ही है। और चूंकि होस्ट बुरा नहीं बनना चाहता इसलिए वो उनके व्यूज़ को चैलेंज भी नहीं करता। और सच ये है कि अधिकतर जो बकवास हमें देखने को मिलती है ना पॉडकास्ट में, उसे चैलेंज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए उस टॉपिक पे, बस थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। एनीवेज, वापस आते हैं वीडियो क्रिएटर्स पे। ऑडियंस को ये जानने का हक है कि आप बस एक यूट्यूबर हो। मैं खुद भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। आपने सालों तक उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है और आमतौर पर ना ही आपकी टीम में वो मेंबर्स हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट की सालों तक पढ़ाई की है। भारत की इंफोटेनमेंट फील्ड को भयानक ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना। आपको एक्चुअल में बहुत ही कम चीज़ें पता है और आप गलत हो सकते हो। जब व्यक्ति ये करता है तो एक विनम्रता अपने आप आ जाती है। उसके स्टेटमेंट्स इतने एब्सोल्यूट नहीं होते कि ऐसा ही है, वो जगह रखता है न्यूआंसेस की, प्रोबेबिलिटीज़ में ज़्यादा बात करता है कि इस चीज़ में ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है, बजाय इसके कि ऐसा ही है और ऐसा ही होता है, जो कि हमें यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है हमारे इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स से। तो मेरे देखिए इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी के साथ किया गया डाइवर्सिफिकेशन काम का है, वो नए इंसाइट्स दे सकता है। ये चीज़ हमें इंटरनेशनल क्रिएटर्स में देखने को मिल भी जाती है, जैसे जॉनी हैरिस। I commit to you that I'm going to stick to rock solid facts here. I'm going to lay them out the best I can and show you the evidence that clearly demonstrates how we know these facts. Whenever I'm making circumstantial connections or my own analysis, I will try to make that very clear. पर भारत के सीन में हमें देखने को मिल रही है कल्ट फॉलोइंग। मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर ऐसा बोल दिया, मतलब बोल दिया। तू होता कौन है उनके खिलाफ कुछ बोलने वाला? पता है कि सबको ऐसा होता है और कई बार इस कल्ट फॉलोइंग से थोड़ा सा मेन कैरेक्टर सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है। ये चीज़ ह्यूमिलिटी जिसकी चर्चा हमने की और अकाउंटेबिलिटी जिसकी हम अब बात करेंगे, इन दोनों के खिलाफ है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऑडियंस को ये जानने का हक है कि आप एक यूट्यूबर हो, तो फिर आप एक क्रिएटर के तौर पे अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश करोगे, कैसे ये लोगों को बताओगे कि आप जो बोल रहे हो वो एक्चुअल में बात ठीक है? उसका सीधा सा जवाब है अपनी कही गई हर एक बात का प्रमाण देना, इस तरीके से कि जो भी व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे, उसकी जांच पड़ताल करना चाहे, वो बहुत आसानी से कर सके। ऑडियंस को हक है ये जानने का कि आपके वीडियोस के सोर्सेज क्या है, और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए नीतीश राजपूत को। उन्होंने पहली बात तो खुद को इस कुकी कटर वीडियोस की भीड़ से अलग किया है और उनकी स्पेशलिटी बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च और ट्रांसपेरेंसी। मुझे नहीं पता किसी ने देखा या नहीं, पर नीतीश के सोर्सेज की लिस्ट इतनी ज़्यादा प्रॉपर और डिटेल्ड है कि आपको लगभग हर एक सेंटेंस का पता होता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ से आया है। ये है रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, ये होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना। कितने बड़े लेवल पर इससे एक विश्वास पैदा होता है कि अगर बंदे ने कोई गलती की भी है तो आप जाकर के देख सकते हो, कोई भी जाकर के देख सकता है कि वो गलती कहाँ से आई है। अगर वो एक्सपर्ट नहीं भी है तो भी कम से कम वो इस बात को लेकर ओपन तो है कि भाई मैंने ये जानकारी यहाँ से उठाई है। दूसरी ओर आप उदाहरण के लिए गौरव ठाकुर का कोई वीडियो देखिए। गौरव ठाकुर साइंस यूट्यूबर हैं, साइंस यूट्यूबर। मैंने उनके 10 लेटेस्ट वीडियोस चेक किए, मुझे किसी भी वीडियो में एक भी सोर्स की लिंक नहीं मिली। बस जो बोल दिया वो बोल दिया, किसने बोला, कहाँ से आई बात नहीं पता। और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि उनके वेज वर्सेस नॉन वेज वाले वीडियो पर रिस्पॉन्ड करने में मेरे पसीने छूट गए थे। पर ये अकेले नहीं है, जैसा मैंने कहा इस वीडियो में मैं किसी भी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अधिकतर इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस में कोई सोर्सेज शेयर नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग पॉपुलर क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी एंड अभिमन्यु। अगर आपको ये क्रिएटर्स पसंद भी हैं तो भी आप खुद से सोचो कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी, पता ही कैसे चलेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ। जिन क्रिएटर्स का मुझे पता है कि उनके वीडियोस में सोर्सेज मेंशन्ड होते हैं वो हैं ओपन लेटर, मोहक मंगल। मोहक के भी सोर्सेज वैसे काफ़ी प्रॉपर होते हैं। उसके अलावा नीतीश राजपूत और मैं।
इनफैक्ट मैं अपने वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि कोई थ्योरी या कोट या एक्सप्लेनेशन अगर सीधा किसी भी न्यूज़ आर्टिकल या स्टडी से आ रहा है तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स अपने वीडियो में भी डालूं, ताकि व्यक्ति जब उन सोर्सेज का डॉक्यूमेंट खोले तो उसे भटकना ना पड़े। वही बात है एक स्टैंडर्ड सेट करने की। अभी तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बहुत फैंसी एडिटिंग तो हमें देखने को मिल जाती है, जो कि बाय द वे मुझे पसंद है फैंसी एडिटिंग, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर जो बात बोली है वो कहाँ से उठाई है यही नहीं देखने को मिलता। और अगर कोई कहता है कि यार वीडियोस में आर्टिकल्स की हेडलाइंस और हाइलाइट्स वगैरह होते तो हैं, तो वो एडिटिंग के अंतर्गत आता है। रेफरेंसेस ऐसे नहीं दिए जाते कि 1 सेकंड को स्क्रीन पर दिखा दिया और जिसको पढ़ना है जाके सर्च कर लो और पढ़ लो। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है और उसके लिए आपको मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसका कोई सोल्यूशन है। क्रिएटर्स के पास देखो बदलने का कोई इंसेंटिव ही नहीं है। वीडियोस बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, क्यों बदले, क्यों स्टैंडर्ड उठाएं। हालांकि कायदे से उन्हें इस चीज़ को फिक्स करना चाहिए। शायद यही हो सकता है कि ऑडियंस थोड़ी अपने आप को इस बारे में एजुकेट करे, सोर्सेज जाकर मांगे कि भाई कहाँ से लाए हो ये बात। मुझे तो मेरे चैनल पर रेगुलर कमेंट्स आती रहती हैं कि रिसर्च के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूं, और उन्हें बताना पड़ता है कि पहले से ही एडेड हैं। तो मुझे नहीं पता कि लोग इन क्रिएटर्स से डिमांड नहीं कर रहे हैं, वही जो एक तरफ कल्ट फॉलोइंग हमें देखने को मिलती है, या फिर लोग डिमांड कर रहे हैं पर क्रिएटर्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं। एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ऑडियंस उस तरीके के क्रिएटर्स को ज़्यादा महत्व दे जो उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी और उस लेवल की मेहनत अपने वीडियोस में दिखा रहे हैं। इस बारे में अगर आपके पास में कोई विचार है कि क्या हो सकता है, क्या आपको लगता है, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बात हुई इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स की, इनके बारे में मुझे इतना ही कहना था। इसके अलावा भी एक्चुअली बहुत तरीके के इन्फ्लुएंसर्स इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जो एक्चुअल में लोगों को एक्टिवली नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी ऑडियंस को। फैशन इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स वगैरह वगैरह। अब कैसे ये लोग अपनी एक फेक लाइफ दुनिया के सामने दिखा रहे हैं और वो रियलिटी से कितनी ज़्यादा दूर है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।